नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश उपाध्याय आप लोगों के लिए एक बार फिर बैंक जमा पूंजी तथा किस्तों में भुगतान एक हमारा टॉपिक है यूपीटीजीटी और पीजीटी में। इसी को लेकर के आया हूँ। तो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम समझेंगे कि अकाउंट्स वगैरह क्या होते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ जाता है कभी कभी पेपर में। तो इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस या कुछ टाइप का पोर्शन आपको लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो अकाउंट्स वगैरह हैं इनके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। बाकी इसके क्वेश्चंस देखेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि थोड़ा सा हम क्वेश्चंस के बारे में अभी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्टली हम जानते हैं सेविंग अकाउंट्स। ठीक है, बैंकों में जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं उनके बारे में, उन पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज रखनी पड़ेगी। ठीक है, और नेक्स्ट है आपके पास सावधि जमा। ठीक है, सावधि जमा कहते हैं या फिर फिक्स डिपॉजिट बोल सकते हैं आप, तो इसकी भी आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, उसमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा उसके बारे में, या फिर मैं ही एक वीडियो नेक्स्ट ले आऊँगा। ठीक है, जिसमें इनके सारे इंटरेस्ट वगैरह के बारे में जो एट प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको इन्फॉर्म कर दूँगा, उनको बता दूँगा। ठीक है, बाकी एक आवर्ती जमा खाता भी है। ठीक है, आवर्ती जमा क्या होता है, ठीक है, वो भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इसमें। अभी थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जैसे सेविंग अकाउंट्स के बारे में। इसमें क्या होता है कि एक अमाउंट होता है, जैसे मान लीजिए मैंने 10,000 रुपीज़, ठीक है, यहाँ पे सेव करा। आपका एक सेविंग अकाउंट है। ठीक है, मैं सेविंग अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें मैंने 1 तारीख को 1,000 रुपीज़ यहाँ पे सबमिट कर दिया, इनकी डिपॉजिट कर दिए। और वहीं पे मैंने एक 5 तारीख 5 को भी, सपोज दैट ये कोई डेट लेता हूँ, मैं यहाँ पे डेट लेता हूँ 01/03/2023, इसको मैंने सेव किया है, मीन्स अमाउंट डिपॉजिट किया है। एक नेक्स्ट 1,000 रुपीज़ उसमें 5 को मैंने डिपॉजिट कर दिया है। ठीक है, तो ये 23 यहाँ तक आ जाते हैं। यहीं पे मान लीजिए सपोज दैट मैंने 8 को भी एक अमाउंट 1,000 यहाँ पर सबमिट मीन्स डिपॉजिट कर दिया है। ठीक है, इसी के साथ मैंने एक 10 को भी यहाँ डिपॉजिट किया है 1,000 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा 10 को हो गया 10/3/2023। अगर अब यहाँ पे मैंने 11 को भी सपोज दैट, या फिर 12 को, मान लीजिए 12 को मैंने 1,000 रुपीज़ यहाँ डिपॉजिट किया। ठीक है, ये 12/3 का है, 12/3/2023। तो इस कॉन्सेप्ट में जो सेविंग अकाउंट्स होता है वो आपको 1 यानी 1 तारीख से अमाउंट स्टार्ट करेगा, 103 से स्टार्ट करेगा, और 10/03 तक ये आपको इस डेट का जो इनके बीच का जो होगा अमाउंट, ठीक है, उसी अमाउंट पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और बाकी जैसे यहाँ पे मैंने 12 को सबमिट किया 1,000 रुपीज़, इस 1,000 पर मार्च में कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, मार्च में यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा इस 12 के 1,000 पर। ठीक है, और बाकी जितनी डिपॉजिट हुए हैं आपके, उन सभी पर जो 1 to 10 के लिए डिपॉजिट हुए हैं उनके लिए आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इस पर इंटरेस्ट आपके नेक्स्ट मंथ में मिलेगा, मतलब जब 01 से स्टार्ट होगा 04 यानी अप्रैल मंथ जब स्टार्ट होगा, तब अप्रैल में इस अमाउंट पर इंटरेस्ट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं फिक्स डिपॉजिट की। इसमें क्या होता है कि एक अमाउंट है, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट होता है। मैं फिक्स डिपॉजिट की बात करता हूं। फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, इसमें क्या होगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट है, जैसे मान लीजिए मैंने एक फिक्स डिपॉजिट 5,000 का बनाया। तो ये 5,000 का जो अमाउंट है, ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है इसका, जैसे मान लीजिए 3 मंथ हो गया। ठीक है, 3 मंथ मान लेते हैं। तो 3 मंथ में जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इस 5,000 पर, वो एक अमाउंट मीन्स क्या कर दिया, उसको डिपॉजिट कर दिया 5,000, और उस 5,000 पर 3 मंथ के बाद जो भी इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा या जो भी इंटरेस्ट लगेगा, वो इंटरेस्ट लग करके आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया था कि 1,000 रुपीज आप डे बाई डे या फिर जैसे भी आप सबमिट कर रहे थे या डिपॉजिट कर रहे थे, वो आपने डिपॉजिट कर दिए थे, तो उसमें 1 to 10 के बीच में इंटरेस्ट लगा था। ठीक है, 12 के बाद की जो अमाउंट होगा उस पर नेक्स्ट मंथ इंटरेस्ट लगता है, उस पर आपके मार्च में कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, जबकि फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि फिक्स डिपॉजिट में एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है, जिस अमाउंट को हमें बैंक में सबमिट करना होता है, जमा करना होता है, डिपॉजिट करना होता है। तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होता है, जैसे 3 मंथ हो गया या फिर 6 मंथ हो गया। ठीक है, या 1 ईयर हो गया, ये सब एक अमाउंट होता है। ठीक है, और वो फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है, इसको हम फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो भी अमाउंट होता है वो फिक्स डिपॉजिट हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं आवर्ती जमा खाता की, इसको हम बोलेंगे रिकरिंग रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, इस डिपॉजिट के बारे में हमें कुछ थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पहले कॉन्सेप्ट ये कहता है, रिकरिंग जो हमारा जमा आवर्ती जमा है, उसमें एक फिक्स अमाउंट होता है। जैसे मान लीजिए 500 रुपीज़ है, तो ये 500 रुपीज़ मंथली, ठीक है, मंथली आपको सबमिट करने होते हैं, डिपॉजिट करने होते हैं। अब ये मंथली डिपॉजिट कब तक होगा, इसका एक टाइम पीरियड होता है, जैसे मान लीजिए 4 ईयर तक मुझे
मंथली 500 रुपीज़ डिपॉजिट करने हैं। एंड आफ्टर दैट एक मैच्योरिटी ईयर होता है या मैच्योरिटी टाइम होता है। उस टाइम पीरियड में ये जो टोटल अमाउंट है, ठीक है, जो मैंने 500 रुपीज़ मंथली डिपॉजिट किया है, ठीक है, उसका एक मैच्योरिटी टाइम पीरियड होता है। जैसे मान लीजिए 8 ईयर का हो गया, तो आफ्टर 8 ईयर आपको जो अमाउंट आपने सबमिट किया है वो प्लस इस अमाउंट पर जो भी इंटरेस्ट लगा, वो सारा कॉन्सेप्ट मींस वो सारा कलेक्ट होकर के एक अमाउंट बन जाता है और वही अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, या फिर आप उसे यूज कर सकते हैं जैसे भी चाहेंगे। ठीक है, तो 4 ईयर में जो भी बनता है, ठीक है, जैसे 12 से मैं 4 की मल्टीप्लाई कर लूँ, 12 इंटू 4, 48 मंथ हो गया। आपने 48 मंथ तक 500 रुपीज सबमिट किए हैं, तो मैं यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 4004 एंड 2024, ठीक है, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर ले 500, इतने रुपीज आपके मंथली, सॉरी आपने जो 500 रुपीज मंथली डिपॉजिट किए थे उसका टोटल अमाउंट इतना बनता है। ठीक है, अब इसके बाद जो भी अमाउंट होगा वो मैच्योरिटी टाइम पीरियड के बाद आपके अकाउंट में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये आपका 24,000 बन रहा है, तो 28,000 का मान लीजिए मैच्योरिटी लेवल का टाइम पीरियड है। ठीक है, और 8 ईयर, और उसमें आपका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई हुआ है, जैसे उसको टोटल लगा के आपका बना 28,000। ठीक है, तो ये अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है, इसी के लिए हम बोलते हैं आवर्ती जमा या रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, यहां तक किसी को कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में से जरूर कवर अप करूंगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की। ठीक है, कुछ नेक्स्ट पॉइंट्स भी हमारे पास। चलिए तो अब हम बात करते हैं किस्तों की। ठीक है, जो हमारी किस्त का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, किस्त का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ जो समझने वाला है वो ये है कि जो आपकी किस्त होती है, जैसे मान लीजिए कि मैं किसी पर्सन को 80,000 की एक बाइक परचेज करनी थी, बट उसके पास 80,000 एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, जो भी टाइम परचेजिंग का था उस टाइम पर उस पर 80,000 रुपीज़ नहीं थे। तब उस केस में वो क्या करता है, इस अमाउंट को या 80,000 के अमाउंट को कुछ पार्ट्स में तोड़ लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने 2,000 रुपीज़ मंथली एक अमाउंट सबमिट करने के लिए, जैसे तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2,000 रुपीज़ मंथली की एक किस्त हम या फिर एक फिक्स अमाउंट प्रोवाइड कर लेते हैं, और इस फिक्स अमाउंट पर जो भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो एप्लीकेबल होता है। एंड आफ्टर दैट हम वो 2,000 मंथली उसको प्रोवाइड करते हैं। जो भी कंपनी है, सपोज दैट मान लीजिए कि मैं एक कोई भी कंपनी यानी कोई भी ऐसी कंपनी जो या कोई ऐसी बैंक जो आपको अमाउंट क्या करती है, आपको एक इंटरेस्ट पर प्रोवाइड करती है, कर्ज देती है या फिर लोन देती है। ठीक है, मैं उसी लोन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो क्या करती है, वो बैंक वन टाइम में टोटल अमाउंट किसी भी एक जो भी सपोज दैट मुझे बाइक परचेज करनी है, ठीक है, तो बाइक कंपनी को प्रोवाइड करा देती है। एंड आफ्टर दैट उसके बाद बैंक और आपका, यानी कि अगर मैंने सपोज दैट परचेज की है कोई बाइक, तो बैंक और मेरा कॉन्सेप्ट बच जाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अभी हमें कंपनी से कोई मतलब नहीं रहता कि हमने जिसकी बाइक परचेज की है। हाँ, वो अलग चीज़ है कि उसमें जो भी बाकी अदर्स वर्क होंगे, ठीक है, जैसे बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, वो सब कंपनी की रहती हैं। बाकी हमारा कॉन्टैक्ट जो रह जाता है सिर्फ बैंक से रह जाता है। तो बैंक में हमें मंथली जैसे 2,000 रुपीज़ हमारे पास सेविंग हो रही है, या फिर हमने अपनी EMI निकाली है। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि हम उसको बैंक में स्लो मीन्स एक प्रॉपर टाइम पीरियड पर एंटर कर मीन्स डिपॉजिट करते रहते हैं, और वही हमारा टोटल एक टाइम पीरियड होता है। जैसे मान लीजिए 2,000 रुपीज़ में दे रहा हूँ, तो इसका एक टाइम पीरियड होता है, और उसी टाइम पीरियड में ये हमारा, जैसे मानिए 3 ईयर है, 3 ईयर में तो नहीं होगा, कह रही है मैं एक लेट कर लेता हूँ कि सपोज दैट 3 ईयर मैंने टाइम पीरियड दिया है, तो 3 ईयर में ये पूरा टोटल अमाउंट जो है वो हमारा सबमिट हो जाएगा। ठीक है, विद इंटरेस्ट, और जो भी इस पे इंटरेस्ट अप्लाई होता है, जो भी इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है, वो इंटरेस्ट कंपनी या बैंक या जो भी आपको लोन प्रोवाइड करा रहा है वो यहाँ पे इंटरेस्ट आपसे ले लेता है। ठीक है, तो ये हमारी किस्त हो जाती है, यानी कि EMI हो जाती है। ठीक है, EMI हो जाती है, मैं EMI, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ये हमारी EMI की फुल फॉर्म हो जाती है। ठीक है, जिसको हम किस्त बोलते हैं। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर कि किस्त को किस तरह से हम मींस कैसे कैसे उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, जो भी हमारी बैंक है या फिर जो हमें लोन देने वाला है। ठीक है, उसको हम किस किस टाइप से इस EMI को प्रोवाइड यानी उसको रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट हैं, जैसे या तो हम किसी जो भी हमारा धन है उसको, जो भी हमने अमाउंट लिया है, ठीक है, उसको क्या करें कि समान मीन्स इक्वली कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लें। जैसे मैंने 80,000 आपसे अमाउंट बोला था, तो 80,000 को मैंने मान लीजिए कि इसे 12 मंथ में उसको प्रोवाइड करना है, या 24 मंथ में करना है, या जो भी करना है। ठीक है, सपोज दैट कि मुझे 12 मंथ में करना है, तो 80,000 को मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा। 12 1 जा 12 एंड 4 जा 5 जा 12 5 जा 12 6 जा, ठीक है, 72, और यहाँ पे 8 बचेगा, तो फिर 72, फिर से 8 बचेगा, फिर 72, फिर से 8, फिर 72 पॉइंट समथिंग। ठीक है, ये हमारा अमाउंट आ जाएगा। इतने अमाउंट की जो भी हमारी किस्त बनेगी वो हम प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया हमारे पास कि मैंने 12 मंथ में एक 80,000 का अमाउंट है, उस 80,000 अमाउंट के लिए 12 मंथ में यानी 6,000, ये 6 है, ठीक है,
4 66 ठीक है, 6666.6 या 7 भी कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। ये पॉइंट के बाद अगर फैक्टराइजेशन डिजिट होती है तो उसको हम 7 में नोट कर देते हैं, ठीक है। तो इतना अमाउंट यानी कि 6666 रुपीज़ की जो ईएमआई है वो मंथली मुझे यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, भरनी पड़ेगी। अब उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि इस पर इंटरेस्ट भी अप्लाई होगा, तो जो भी इंटरेस्ट अप्लाई होगा वो मंथली इस अमाउंट को डिडक्ट करके और बाकी के अमाउंट पर जो भी मीन्स इंटरेस्ट लगेगा वो आपको पे करना होगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक। तो चलिए हम सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। यहाँ पर जो ईएमआई की सेकंड कॉन्सेप्ट है वो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा टोटल ईएमआई कितना बनेगा। देखिए सेकंड वाले कॉन्सेप्ट में हम कि जब सपोज दैट 80,000 मेरा अमाउंट था टोटल, ठीक है, मैं इस 80,000 अमाउंट को क्या करूँ कि इस पे टोटल, जैसे मुझे मान लीजिए सपोज दैट इसको 2 ईयर में कंप्लीट प्रोवाइड करना है, मीन्स देना है, डिपॉजिट करना है। तो उस केस में क्या होगा, इस पर 2 ईयर का जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अप्लाई होगा। 80,000 सपोज दैट मान लीजिए कि 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो मैंने 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से इसे 8,000 बना दिया। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 88,000 हो जाएगा। यानी अब टोटल अमाउंट ये हो चुका है, इस टोटल अमाउंट को 12 मंथ में डिवाइड करना है, ठीक है, सॉरी 2 ईयर में डिवाइड करना है। तो 2 ईयर का कितना हो जाएगा, 24 मंथ हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसको 24 मंथ में कन्वर्ट कर लिया। 88,000 के लिए 24 से आप डिवाइड कर दीजिए, जो भी अमाउंट बनता है यानी कि जो भी उसकी अमाउंट, ये जो ईएमआई बनेगी, ठीक है, वो डिवाइड करके यहाँ पर हमारी वो ईएमआई अप्लाई हो जाती है। एक तो ये सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट थर्ड कॉन्सेप्ट पर, ठीक है, कि थर्ड कॉन्सेप्ट हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो देखिए इसको करना क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जो ये तो हमारा सेकंड वाला कॉन्सेप्ट हो गया कि ईएमआई को फिल करने का सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है। अब एक थर्ड कॉन्सेप्ट और भी हो सकता है, जैसे ये खैर हम इसको ईएमआई के केस में ही रख लेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे 80,000 था मेरे पास, 80,000 में मेरी कैपेबिलिटी थी कि मैंने इसमें 40,000 का अमाउंट सबमिट कर दिया, डिपॉजिट कर दिया हैंड टू हैंड, ठीक है, बट मेरे पास 40,000 नहीं बन पा रहे थे। तो ये जो 40,000 का अमाउंट है, इस 40,000 के अमाउंट को मैंने क्या किया कि किसी बैंक से या किसी भी ऐसे सर्विस प्रोवाइडर से या किसी भी ऐसे पर्सन से जो लोन प्रोवाइड करता है उससे ये अमाउंट लेकर के कंपनी को प्रोवाइड कर देनी, कंपनी को कंपनी में डिपॉजिट कर दिया। तब उस केस में इस 40,000 का जो भी ईएमआई निकलेगी, ठीक है, वो मेरे जो अभी आपको दोनों पार्ट बताए थे उस दोनों पार्ट के अकॉर्डिंग आप डिपॉजिट कर सकते हैं, जैसे जहां से भी आपने पेमेंट को लिया है, चाहे वो बैंक ने दिया है आपको या फिर अनदर किसी पर्सन ने दिया है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये था हमारा किस्तों का, यानी कि किस्तों में क्या हम कैसे प्रोवाइड करते हैं अमाउंट के लिए, ईएमआई क्या है हमारा, ठीक है, कैसे बनता है ईएमआई। तो मैंने आपको ईएमआई के दो कॉन्सेप्ट बताए थे। एक में तो हमने टोटल अमाउंट लिया, जैसे मान लीजिए 80,000 था, ठीक है, तो 80,000 में क्या किया मैंने कि यहाँ पर बहुत थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि एक अमाउंट जैसे मानो 60 मंथ का है या फिर 20 मंथ मान लेते हैं, 20 मंथ में मुझे ये कंप्लीट ईएमआई जो मेरी बची हुई है, ठीक है, वो मुझे प्रोवाइड करनी है। तो यानी 20 मंथ में ये टोटल अमाउंट प्रोवाइड करना है विद इंटरेस्ट। तब इस केस में क्या होता है कि एक जैसे मान लीजिए सपोज दैट 20,000, इसमें कितना बनेगा, 0 से डिवाइड कर देंगे तो 2,000 बनेगा, 4,000 बनेगा, ठीक है। हमारा 4,000 क्या बन जाएगा, मंथली ईएमआई बन जाएगी, ठीक है। 80 को आप डिवाइड कर लीजिए, 80,000 20 से डिवाइड कर देंगे 0 और इसको डिवाइड करेंगे तो 4,000, ठीक है। तो इस तरह से हमारी 4,000 की ईएमआई बन चुकी है। अब इस 4,000 की ईएमआई जैसे मानो सपोज दैट मैंने 80,000 से फर्स्ट मंथ में 4,000 प्रोवाइड मींस डिपॉजिट किया, तो उस पर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो रेट है, जो भी इंटरेस्ट है वो भी मुझे इस 4,000 में सबमिट करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से टोटल जो अमाउंट है उस पर एक जो भी इंटरेस्ट बनेगा, जैसे मान लीजिए 80,000 का था और मुझे 20 मंथ में 80,000 को यानी 88,000 सपोज दैट सबमिट करना था, ठीक है। तो ये आपका 8,000 क्या हो जाएगा, इस पर इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसको हम किस्तों में डिवाइड कर देंगे, जैसे भी चाहे वैसे सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक कॉन्सेप्ट ये हो गया, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट था कि टोटल को अमाउंट को डिवाइड कर लीजिए छोटे छोटे पार्ट्स में और उस पर इंटरेस्ट अप्लाई कर दीजिए, तब भी आपका सेम किस्त वाला कॉन्सेप्ट बन जाता है, ठीक है। तो चलिए अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही एक मैं यहाँ पे लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन बोल रहा है किसी व्यक्ति ने 3,000 रुपए उधार लिए जिसकी अदायगी उसे 1,000 रुपए की 3 वार्षिक किस्तों में ब्याज सहित करनी है। अब यहां पर याद रखिएगा ब्याज सहित करनी है उसको, ठीक है। यानी उसका जो अमाउंट है वो 3,000 है और उसको जो किस्त देनी है यानी जो ईएमआई देनी है, ठीक है, सॉरी ईएमआई, ये ईएमआई जो प्रोवाइड करनी है वो 1,000 रुपीज मंथली प्लस इंटरेस्ट जो भी लग रहा है उस पर, ठीक है, ये उसको प्रोवाइड करना है। तो अब मैं बात करता हूं, उसने बोला 1,000 रुपीज मंथली वो प्रोवाइड कर रहा है, तो 1,000 फर्स्ट जो मंथ में प्रोवाइड करेगा वो 3,000 के अमाउंट पे प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जो फर्स्ट मंथ की ईएमआई बनेगी वो कितनी बनेगी, तो हम बात कर लेते हैं फर्स्ट मंथ की ईएमआई की। तो ये 3,000 पर ही तो अप्लाई होगा आपका, अगर मान लीजिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, सपोज दैट मैंने 10% ले लिया है, ठीक है। तो इसमें हमारा कितना जाएगा, यानी 1,000 तो प्लस करना है, सॉरी यहाँ पे 1,000 आएगा, 1,000 तो अमाउंट देना है और 3,000 का आपको 10% निकालना है। तो 3,000 इंटू 10/100
0 डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से 0 डिवाइड कर देंगे 300 हो जाएगा, यानी टोटल अमाउंट हो गया 1300। ये हमारी फर्स्ट मंथ की ईएमआई हो जाएगी। चलिए अब हम सेकंड ईएमआई की बात करते हैं। ये कौन सी हो गई? फर्स्ट ईएमआई। सेकंड ईएमआई की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर सेकंड ईएमआई हमारी बनेगी जाकर के 1000, ठीक है, 1000 प्लस, तो यहां पर हम बात करते हैं नेक्स्ट मंथ की, ठीक है। सेकंड मंथ में ईएमआई कितनी बनेगी? तो सेकंड मंथ की ईएमआई प्लस, अब हमने 1000 तो उसे सबमिट कर दिया है, डिपॉजिट कर दिया है, तो केवल कितना बचा? 2000। तो 2000 का 10% निकाल लेंगे आप, ठीक है, इसको डिवाइड कर दीजिए तो 200 हो गया। मतलब सेकंड मंथ की जो ईएमआई बनेगी वो कितनी बनेगी? 1200। और यहीं पर अगर मैं थर्ड मंथ की बात करूं कि थर्ड मंथ का यहां पर ईएमआई कितना बनेगा, तो थर्ड मंथ की ईएमआई भी हमारी बनेगी 1000 प्लस 1000 का 10%, यानी कि 10/100 डिवाइड कर दीजिए, 100 हो जाएगा। मतलब थर्ड मंथ की जो ईएमआई बनेगी वो बनेगी हमारी 1100। तो ये हमारी 1000 प्लस 1000 का 10% निकाल के आपका टोटल बना 1100। मतलब थर्ड जो ईएमआई बनेगी वो 1100 बनेगी। यहां तक किसी के लिए कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक न्यू क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मैं यहां पर ले लेता हूं एक आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हमारा, किसी व्यक्ति ने 3000 रुपए उधार लिए जिसकी अदायगी उसे 3 बराबर किस्तों में करनी है, जबकि ब्याज की जो दर है वो 10% वार्षिक है, यानी कि 10% क्या है आपकी एनुअल है, एंड प्रत्येक वार्षिक किस्त कितने की होगी। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? फर्स्ट किस्त निकालना है। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि हमारी एक अमाउंट थी और उस अमाउंट पर प्लस उसका इंटरेस्ट जो भी था वो एप्लीकेबल हो रहा था। एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। यानी अब जो हमारा टोटल अमाउंट है वो 3000 है, ठीक है, उसमें प्लस जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है, 10% है, ठीक है। और यहां पर उसको अब हमें ये नहीं बताया गया कि हमें मंथली किस्त कितनी देनी है, हमें मंथली किस्त निकालनी है। तब अगर मैं लास्ट कॉन्सेप्ट की बात करूंगा जो मैंने अभी आपको क्वेश्चंस कराया था, अगर मैं उसके केस में बात करूंगा तब कुछ डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट बनेगा, ठीक है। जैसे बात कर लेते हैं इसकी फर्स्ट कॉन्सेप्ट की, जो हमारी यानी कि जो हमारा फर्स्ट ईएमआई होगा यानी इंस्टॉलमेंट होगा, उसकी बात कर लेते हैं। तो वो हमारा क्या होगा? फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा? हमारा मिश्र धन हो जाएगा। अगर सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे 1000 की किस्त प्रोवाइड करनी है, तब उस केस में हमारा क्या हो जाएगा? 1000 प्लस इंटरेस्ट दोनों मिला कर कितना बन जाएगा? फर्स्ट ईयर के लिए हमारा क्या बनेगा? मिश्र धन बनेगा। एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट आपको इस पर एप्लीकेबल करना है। मतलब कि हमने जो भी अमाउंट लिया है लेट कर लेते हैं, लेट जो हमारी किस्त है या जो ईएमआई है वो हमारी x रुपीज है। तब इस केस में जो हमारा मिश्र धन बनेगा यानी फर्स्ट ईयर के लिए जो हमारा अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा? वो बनेगा हमारा, अगर मैं इसमें निकालूंगा तो 10/11 इंटू एक्स बनेगा या नहीं बनेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो फिर मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए क्या होगा कि ये जो अमाउंट है, अगर मैं इसकी मिश्र धन की बात करता हूं तो कुछ इस तरह का होगा, नहीं होगा कि मैंने लेट कर लिया कि x रुपए उसको देने हैं, ठीक है, और हमारा जो भी अमाउंट है वो हमारा कितना है? a है, ठीक है। मैंने ए अमाउंट ले लिया, प्रिंसिपल अमाउंट है, या पी मान लेते हैं हम इसको, तब भी समझ जाएंगे आप। ये मैंने ए ले रखा है, पी और ए इक्वल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चलिए पी लिख देता हूँ, अगर आपको समझने में दिक्कत आएगी तो मैं पी लिख देता हूँ, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 1 + 10/100 इंटू, और ये किसके लिए? फर्स्ट ईयर, ओनली 1 ईयर के लिए है, तो आगे कौन सा बन नहीं सकता। अब इसको देखते हैं तो ये हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू में अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 0 0 कट जाएगा और ये हो जाएगा 11/10, एग्जैक्ट यही बनेगा। अब मैं इस प्रिंसिपल वैल्यू को क्या करूं? मिश्र धन को क्या करूं? ये जो ईएमआई के साथ आएगा P = बनेगा 10/11 इंटू एक्स, बनेगा या नहीं बनेगा? ये हमारा फर्स्ट ईयर के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम, यही मैंने यहाँ पे पहले लिख दिया था। अब बात कर लेते हैं, मैं डायरेक्टली इसको लिख रहा हूँ, ठीक है, बाकी समझ जाएंगे आप इजीली इसको, ठीक है। मैं बात करता हूँ सेकेंड ईयर के लिए। सेकेंड ईयर का जो हमारा अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा? तो उसकी बात अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे मैं P1 लिख लेता हूँ, इसको P2 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा 10/11 का स्क्वायर इंटू एक्स, एग्जैक्ट ये बनेगा। अच्छा, अगर मैं इसकी थर्ड ईयर की अमाउंट की बात करूंगा, ठीक है, तो थर्ड ईयर देख लीजिए, थर्ड ईयर के लिए यही अमाउंट कितना हो जाएगा? यानी P3 की मैं बात करता हूं तो ये हो जाएगा 10/11 की पावर क्यूब इंटू एक्स। अब ये जो टोटल अमाउंट हुए हैं इन सभी को अगर मैं प्लस कर दूं तो वो किसके इक्वल होना चाहिए? इस 3000 के इक्वल होना चाहिए ना, जो हमने क्या किया था? अमाउंट यानी लोन लिया था, ठीक है, जो उससे कलेक्ट किया था, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए आप इसको। तो ठीक है, बात कर लेते हैं हम, P1 + P2 + P3 = होगा किसके? ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं तो देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है? 10/11x कॉमन आ रहा है, यानी 10 यहां तक दिखाई दे रहा होगा आपको, मैं यहां थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, 10/11 इंटू एक्स, ये हमारा कॉमन हो गया। और यहाँ पे P1 से बचेगा 1 + 10/11 + 100/1 ठीक है, ये हमारा, और यहाँ पे 3000 टोटल अमाउंट हो जाएगा,
ठीक है। बाकी यहाँ पे x छोड़ देते हैं और यहाँ बचेगा हमारा 3000 इंटू 11/10 इंटू ये सारा अमाउंट प्लस कर लेंगे। तो चलिए मैं इसकी बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर अभी हम किस में लेके चल रहे हैं, डिवाइड में लेकर के चल रहे हैं, और ये आएगा हमारा 300 इंटू 11, ठीक है। और इसको हम करेंगे 121/331, ठीक है। ये हमारा टोटल आ जाएगा। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर यही अमाउंट हो जाएगा 1234 रुपीज़। ये हमारी मंथली या जो हमारी वार्षिक किस्त हो जाएगी कि जो हमारी फर्स्ट या टोटली किस्त जो हमें प्रोवाइड करनी है 3 किस्त में ये प्रोवाइड करना है अमाउंट, वो इतने रुपए की किस्त बनेगी, ठीक है। इतने रुपए की किस्त के साथ हमारा 3 ईयर में टोटल अमाउंट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक किसी के लिए कंफ्यूजन, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये डिवाइड में ले रखा है मैंने, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। ये डिवाइड में लिया हुआ है, बाकी पोर्शन को ध्यान रखेंगे, ठीक है। वो यहाँ पे प्लस में चलिए समझ जाएंगे आप। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं। एक और क्वेश्चन इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 3 ले लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। देखिए, एक रेडियो का नकद मूल्य, अच्छा ये क्वेश्चन जो अभी मैं करा रहा हूँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। थोड़ा सा समझ लीजिएगा इसको क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। एक रेडियो का नकद मूल्य 500 रुपए है। यदि यही रेडियो 150 रुपीज़ के नकद तथा 120 रुपए की 3 मासिक किस्तों द्वारा भुगतान पर प्राप्त कर सकते हैं तो ब्याज की दर ज्ञात करो। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारा 500 है, ठीक है। अब मैंने उसको नकद कितना प्रोवाइड कर दिया, नकद उसको दे दिया 150 रुपीज़। बचा अमाउंट कितना है 135, ठीक है। कितना बचा है, सॉरी 130 रुपीज़, 150 मैंने प्रोवाइड किया है, ठीक है। और टोटल अमाउंट जो हमें प्रोवाइड करना है वो 3 इंटू 120, ये किस्त बन रही है हमारी, ईएमआई हो रही है, 3 ईएमआई में देना है। तो ये हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा 360, ठीक है। तो टोटल हमें प्रोवाइड क्या करना है, ये हमने प्रोवाइड कर चुके हैं, ये हमें प्रोवाइड और करना है। तो हमें इंटरेस्ट कितना देना है, तो हम बात कर लेते हैं इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट की बात करेंगे तो ये आएगा 360 प्लस 150 माइनस 500। तो टोटल अगर हम इसको प्लस करेंगे तो ये 10 रुपीज़ आ जाएगा। यानी हमने जो प्रोवाइड मीन्स जो देना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी रेट देना है यानी इंटरेस्ट देना है, वो हमारा 10 रुपीज़ प्रोवाइड करना है उसको। अब बात करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व कैसे करना है। तो डायरेक्टली आप चाहेंगे तो रेट तो निकल ही गया, अब इंटरेस्ट निकालना रह गया है, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे उसको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 10/500 करके आप उसको निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे किस्त जो है ना वो 120 रुपीज़ की प्रोवाइड करनी है उसको, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा टोटल अमाउंट होगा वो कितना होगा। तो पहले मंथ में यानी कि फर्स्ट मंथ की मैं बात करता हूँ, ठीक है। फर्स्ट मंथ की बात सुनिए पहले। तो फर्स्ट मंथ में उसने टोटल अमाउंट कितना दिया होगा, 500 में से उसने 150 रुपीज़ दिए होंगे। तो उसके पास टोटल बचे कितने, यानी उसको अब देने कितने बाकी हैं, उसको देने हैं 350 रुपीज़। यहाँ तक किसी के लिए कन्फ्यूजन क्लियर समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं सेकेंड मंथ की। सेकेंड मंथ में उसको 350 में से 120 रुपीज़ दिए होंगे उसने। तो टोटल बचा कितना होगा, यहाँ पर 0 3 और यहाँ 230 रुपीज़ बचे होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम थर्ड मंथ की, ठीक है। यहाँ थर्ड मंथ समझ लेते हैं। थर्ड मंथ में कितना हो जाएगा, 230 में से मैंने 120 इसको प्रोवाइड कर दिया, इसको दे दिए। तो टोटल कितना बचेगा हमारे यहाँ पर, यहाँ बचेगा हमारा 110 रुपीज़। यानी जो फोर्थ मंथ में मैंने उसको प्रोवाइड किया होगा, यानी फोर्थ मंथ में जो डिपॉजिट रहा होगा मेरा, ठीक है, वो कितना रहा होगा। अच्छा मैं फोर्थ मंथ को डायरेक्टली नहीं निकाल रहा हूँ, मैं यहाँ पर इस टोटल अमाउंट को निकाल देता हूँ। ये टोटल अमाउंट है जो मुझे उसको क्या करना है, देना है। यही तो देना है हमें टोटल अमाउंट, ठीक है। बात कर लेते हैं हम टोटल अमाउंट की। तो ये सारा अमाउंट आप प्लस कर लीजिए, यहाँ 0, ये 5 8 और 9, ठीक है, 3 2 5 और 1 6। यानी टोटल अमाउंट की अगर मैं बात करूं जो उसको 1 मंथ में अगर वो टोटल अमाउंट देता, ठीक है, तो वो इतना देता, ठीक है। लेकिन उसको देना कितना था, 500, उसको देना था 500। तब इस केस में ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। यानी कि एक मंथ का जो टोटल अमाउंट देना होता फॉर 1 मंथ, फॉर दी 1 मंथ, ये कितना देना होता उसको, 690 रुपीज़ देना होता, ठीक है। तो अब इस केस में हम इसको आगे बढ़ा लेते हैं। तो ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, लेकिन इस पर रेट जो इंटरेस्ट लगा है, ठीक है, एसआई लगा है, वो 10 रुपीज़ का लगा है, ठीक है। यानी मैं ब्याज कह लेता हूँ इसको, एसआई ना कह करके इंटरेस्ट कह लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास प्रिंसिपल वैल्यू आ चुकी है, इंटरेस्ट आ चुका है, और उसको प्रोवाइड कितना करना है, उसको हमें प्रोवाइड करना है 1 मंथ में। यानी कि जो हमारा टाइम है वो 1/12 ईयर 1/12 मंथ लिख सकता हूं मैं इसको। यहां तक, सॉरी ईयर, मंथ नहीं, ये 1 मंथ में हमें प्रोवाइड करना है। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ईयर हो जाएगा। मतलब मैंने 1/12 ईयर कर लिया, ठीक है। अब मेरे पास पी है, आई है और टी है। एसआई का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं क्या यहाँ पर, एसआई इज इक्वल टू PRT/100,
वैल्यू हमें आर निकालना है, तो मैं आर को यहीं छोड़ देता हूँ, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, ठीक है। यहीं पर एस आई जो दे रखा है वो 10 दे रखा है, ये 100 हो गया अपॉन प्रिंसिपल वैल्यू 690 इंटू 1 इंटू 12 इतना हो जाएगा, यानी 12,000 अपॉन 690, जीरो कट जाएगा, 1200 अपॉन 69, और अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 17.4%। यहां तक किसी के लिए कंफ्यूजन अगर है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट टर्न पे कवर अप कर लूंगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें प्रिंसिपल वैल्यू की मेन टारगेट होता है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू। तो अगर मैं इस पूरे अमाउंट को प्लस करूंगा तो वही हमारा प्रिंसिपल वैल्यू बनता है, ठीक है, जो हमें मंथली इंस्टॉलमेंट प्रोवाइड करनी होती थी। अगर उस इंस्टॉलमेंट को मैं वन टाइम में प्रोवाइड कर दूं, ठीक है, 1 मंथ में मुझे प्रोवाइड करना पड़ता इन सारी इंस्टॉलमेंट के लिए, तो उसके लिए इतना अमाउंट हमें देना पड़ता अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, जबकि हमें इतना अमाउंट नहीं देना है। तो ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। इस पर हमारा रेट कितना लगा है, 10 रुपीज़ का लगा है, ठीक है, और उस 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और ये 17.4 आ जाएगा, ना कि हम प्रिंसिपल वैल्यू 500 लेंगे। हमें 500 प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पर नहीं लेनी है, ठीक है। यहाँ तक आपको मैं समझता हूँ समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में से कवर अप जरूर करूंगा, ठीक है। इसी टाइप के हम कुछ क्वेश्चन अभी और समझेंगे, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं, जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर सपोज है बचत खाते यानी सेविंग अकाउंट में जो ब्याज की दर है वो 5% वार्षिक है तथा प्रत्येक 6 महीने बाद ब्याज जोड़ा जाता है। रामकुमार अपने बचत खाते में 400 रुपए 1 जनवरी को तथा 600 रुपए 1 फरवरी को तथा 800 रुपए 1 अप्रैल को जमा करता है। जून के अंत में ब्याज जुड़ने के बाद उसके खाते में कितना धन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे समझेंगे, तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या है, क्या रहा है, पहले तो हमें उसकी भावनाओं को समझना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की भावनाएं समझते हैं। ये कह रहा है हमारा कि रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो हमारा 4% है, सेविंग अकाउंट है, नो प्रॉब्लम। 1 जनवरी को, याद रखिएगा, 1 जनवरी को उसने 500 जमा किए, मतलब इंटरेस्ट मिलेगा। मैंने आपको बताया था सेविंग अकाउंट में 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो भी अमाउंट जमा होता है उस पर इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। 1 फरवरी को यानी 1 फेब में उसको 600 उसने जमा किया है, इस पर रेट ऑफ जो हमारा इंटरेस्ट है वो मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, 1 अप्रैल को उसने जमा किया है, 1 अप्रैल की बात कर लेते हैं, 800 रुपीज़, मतलब रेट जो हमारा इंटरेस्ट है वो इस पर भी मिलेगा, ठीक है। बात करते हैं जून के अंत की, तो जून के अंत में कितना रेट यानी कितना अमाउंट उसको मिलेगा, बात कर लेते हैं। देखो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है वो एनुअल दे रखा है, मैं इसको क्या करूँ, कन्वर्ट कर लूँ। रेट जो हमारा है वो 4% है एनुअल, अगर मैं इसको 12 से डिवाइड कर दूँ तो यही रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बन जाएगा, 1/3%, ये बन जाएगा हमारा मंथली। क्लियर है यहाँ तक, ये मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है। अब बात करते हैं हम टोटल मंथ कितने हो रहे हैं। इस 500 के लिए जो 1 जनवरी को सबमिट हुआ है यानी डिपॉजिट हुआ है उसके लिए मंथ बनेगा जनवरी, जनवरी प्लस फेब प्लस मार्च प्लस अप्रैल प्लस मई प्लस जून, ठीक है। यानी टोटल बनेगा 1 2 3 4 5 6 मंथ बन रहे हैं, ठीक है। हम बात करते हैं 6 मंथ की, यहाँ बने हमारे 6 मंथ। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक किसी के लिए नहीं होगा। अब बात करते हैं इस 1 फरवरी वाले के लिए कितने अमाउंट मींस कितने मंथ बन रहे हैं। तो 1 फरवरी वाले के लिए मंथ बनेंगे हमारे टोटल फेब, ये मैं फर्स्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, यहाँ सेकेंड लिख देता हूँ, फेब प्लस मार्च प्लस अप्रैल प्लस मई प्लस जून, ठीक है। यानी टोटल जो मंथ बनेंगे वो कितने बन रहे हैं फरवरी वाले के लिए, 5 मंथ बन रहे हैं। अब बात करते हैं थर्ड की, थर्ड हमारा अप्रैल में सबमिट हुआ है, ठीक है। अप्रैल में सबमिट होने वाले के लिए कितना अमाउंट हुआ है, अप्रैल प्लस मई प्लस जून, यही 3 मंथ बन रहे हैं इसके लिए, और दूसरा कोई मंथ नहीं बनेगा। यानी टोटल मंथ कितने बने, 3 मंथ, ठीक है। यहाँ तक कंफ्यूजन। चलिए अब बात करते हैं हम फिर फर्स्ट वाले जो हमारा अमाउंट है ना जनवरी वाले के लिए, उसको कितना इंटरेस्ट बनेगा। मैं इसके इंटरेस्ट की बात कर लेता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट। यहाँ पर इंटरेस्ट बनेगा हमारा 6 मंथ के लिए, सिंपल इंटरेस्ट चल रहा है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं, तो PRT अपॉन 100, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। तो बात करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू हमारी 500 है, 500 इंटू आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/3 है, जबकि मंथ उसको कितने हुए हैं, 6 मंथ हुए हैं, अपॉन 100, 2 जीरो से इसको 2 जीरो डिवाइड कर लीजिए, जो इंटरेस्ट बन रहा है इसमें ये 2 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10, यानी इस 500 पे उसको 10 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड वाले की, ठीक है। सेकंड वाले में हमसे कह रहा है कि वो अमाउंट यानी यहाँ भी हमारा SI रहेगा, ये हमारा SI किसके लिए आएगा, जो हमने फरवरी में अमाउंट सबमिट किया है यानी डिपॉजिट किया है, तो इसके लिए भी PRT अपॉन 100 अप्लाई करेंगे,
पी की वैल्यू कितनी है 600 और यहाँ पे आर की वैल्यू 1/3 इंटू मंथ कितने हैं 5 अपॉन 100, 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये 5 2 जा 10, यानी कि इसमें भी हमारा 10 रुपीज़ बना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस थर्ड वाले अमाउंट की। ये भी हमारा ऐसा ही आएगा, पी आर टी अपॉन 100 इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है 800 इंटू टी की वैल्यू सॉरी आर की वैल्यू 1/3 इंटू टी की वैल्यू टी की वैल्यू हमारी 3 है अपॉन 100, दोनों जीरो से डिवाइड हो जाएंगे, 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा और यहाँ बनेगा 8 रुपीज़। अब हमारा टोटल अमाउंट की बात कर लेते हैं। टोटल अमाउंट इज इक्वल टू कितना बनेगा 500 प्लस इसका इंटरेस्ट प्लस 600 प्लस इसका इंटरेस्ट प्लस 800 प्लस उसका इंटरेस्ट और इन सबको ऐड कर देंगे तो टोटल कितना आएगा 1100 1928 रुपीज़ उसके अकाउंट में क्या हो जाएंगे डिपॉजिट हो जाएंगे। यहाँ तक किसी के लिए कन्फ्यूजन?